हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने से पहले बेसिक थोड़ी सी दो प्रॉपर्टीज़ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पता होनी चाहिए, वो हम देख लेते हैं। बाकी डिटेल में सारी प्रॉपर्टीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, अगर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनती हैं वो बनती हैं अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि अगर इसके एरिया में, इसके फील्ड में अगर आपने कोई फ्री चार्ज रख दिया तो वो इस फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा अगर उसको अलाउ किया गया तो। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस बनती हैं वो बनती हैं रेडियली आउटवर्ड्स, यानी इसकी फील्ड में अगर कोई चीज़ आ गई तो वो उसको अपने से दूर भेजना चाहता है आउटवर्ड्स, और ये सब जगह इक्वल होती हैं रेडियली आउटवर्ड्स। अगर अपोजिट हुआ, इसका नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो बनेंगी रेडियली इनवर्ड, इनकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड, यानी टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ। बल्कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर, रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव है तो चार्ज की तरफ, टुवर्ड्स द चार्ज या रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हो जाती हैं अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब चार्ज से बाहर की ओर। लेकिन जब नेगेटिव चार्ज होता है तो वो आती हैं टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब चार्ज की तरफ, उनका डायरेक्शन होता है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद में। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। the reason around a charge up to which it shows its electrical influences, is called its electric field। ठीक है। तो भाई दो चीज़ें, एक चीज़ हमने डेफिनेशन देखी कि सबसे पहले देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो द रीजन अराउंड अ चार्ज अप टू विच इट शोज इट्स इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंसेस इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी चार्ज के आसपास का वो रीजन जहाँ तक वो इलेक्ट्रिकल चार्ज अपनी इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंसेस, अपने इफेक्ट को शो कर सके, उसी एरिया को हम कहते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम, या क्या होता है। सो अगला क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the ratio of electric force on test charge, और टेस्ट चार्ज को हमेशा Q नॉट बोलते हैं। The ratio of electric force on test charge which is placed on that point to the magnitude
टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पॉइंट चार्ज। तो भाई जो हमने लिखा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, तो उसी में हम लिखेंगे कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट विच इज प्लेस्ड ऑन दैट पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पॉइंट चार्ज। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे इसका डेरिवेशन। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपने लिखनी है वो डेफिनेशन, उसके बाद में हम करते हैं डेरिवेशन, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो भाई हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज Q ले लिया, इस Q से R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट कंसिडर किया, ठीक है। अब इस P पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रख देंगे। आओ निकालते हैं इस चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। तो लेट देयर बी पॉइंट चार्ज Q placed in a dielectric constant K, कंसिडर अ पॉइंट P, हमने P पॉइंट को कंसिडर किया, कहाँ पर, एट R डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज से R डिस्टेंस पर। लेट एट P देयर बी अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड। अब हमने क्या किया, Q नॉट को यहाँ पर रख दिया, देयरफॉर इसके बाद में अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई हमने ये सब लिखा कि हमने मान लिया कि एक पॉइंट चार्ज Q है, उस पर R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P माना, इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करनी है। सो इस पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को रख दिया और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K में प्रेजेंट है। तो भाई अब देखो, हम जानते हैं, वी नो दैट, इसकी डेफिनेशन से हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। तो फोर्स इस Q चार्ज की वजह से Q नॉट पर लगेगा, तो फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो पहले हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। तो फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q कितना बनेगा, फोर्स बनेगी F इज इक्वल टू, हम कूलम्स लॉ से पढ़ के आए हैं, K Q1 Q2 कितना है, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, जो इनके बीच की डिस्टेंस है, ये हमने देखा। सो पुट F इन इक्वेशन 1 में हम इस फोर्स को रख देंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q नॉट बाई R स्क्वायर, और इसको हमें डिवाइड करना था किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टेस्ट चार्ज। सो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनकर आई वो आई KQ बाई R स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। और थोड़ी सी हम बात करें इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस, वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और तो फिर हम इसको फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को और किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने निकाल लिया कि किसी Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। सो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर और KQ बाई R स्क्वायर। जनरली वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए ही होता है। सो हमारे ये दो फॉर्मूलेज हमेशा वर्क करेंगे। अब
कभी भी हमें किसी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर, किसी डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम सिंपली इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज क्यू। तो भाई अब हम देखेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसके बाद में हम इसकी ऐसा यूनिट देख लेते हैं। तो भाई यूनिट बनाना तो बहुत ईजी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन पर कूलाम, और इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन कूलाम इनवर्स। तो भाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अगर किसी चार्ज से हमने देखा था कि प्लस चार्ज है तो इसके लिए जो फोर्स बनता था वो बाहर की साइड लगता था, कहीं अगर यहाँ पर कुछ रख दें तो वो बाहर जाता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग लिखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो भाई वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, तो वेक्टर फॉर्म में हमें कुछ भी नहीं करना है, बस डायरेक्शन बताने के लिए हम डिस्टेंस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, यहाँ पर आर का पोजीशन वेक्टर आएगा, उसका स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन बतानी है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, इस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है आप लोग जानते हैं, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो हो जाती है के क्यू बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू, इसका जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये बनेगा आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू आर वेक्टर अपॉन, यहाँ पर मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर था, यहाँ पर भी एक है, तो दो और एक मिलकर के मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब बन जाएंगे। बस दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गई होगी, वेक्टर फॉर्म में भी समझ आ गया होगा। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो हम परमिटिविटी की बात करते हैं, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या होता है भाई, जैसे कि फोर्स की वैल्यू आती है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन जो होता है उसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। जिस मीडियम में है उस मीडियम की परमिटिविटी क्या है, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन है वो सबसे कम होता है, मिनिमम जो होता है वो होता है फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस, और इसी को हम वैक्यूम भी बोल सकते हैं, वैक्यूम। तो इसमें हम इस एप्सिलॉन को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये सबसे मिनिमम होता है। जब एप्सिलॉन मिनिमम होगा, एप्सिलॉन नीचे आ रहा है, मतलब फोर्स में हम क्या कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं। जब किसी छोटी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो हमारा फोर्स जो है वो बड़ा आएगा। तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा कब, जब मीडियम क्या होगा हमारा, फ्री स्पेस या वैक्यूम, क्योंकि वहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है सबसे मिनिमम, तो फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम। देखो इस सबसे मिनिमम एप्सिलॉन की वैल्यू जो होगी, एप्सिलॉन नॉट जो कि फ्री स्पेस या वैक्यूम में होगा, वो कितना होगा, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिकॉज इस एप्सिलॉन को ज़्यादातर हम फ्री स्पेस या वैक्यूम में ही लिया करते हैं, मीडियम को, इसीलिए ज़्यादातर हम एप्सिलॉन नॉट ही लिखते हैं। अब किसी भी मीडियम की बात करें तो उसकी परमिटिविटी हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होगी। यानी किसी भी मीडियम की बात कर लो, कोई भी मीडियम हो, उसकी परमिटिविटी हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होगी, जो कि फ्री स्पेस में, जहाँ कोई मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम क्रिएट है, वहाँ पर हो, उससे ज़्यादा ही होगी। तो होप आप लोग को इतनी सी चीज़ें समझ आ गई होंगी, तो इसको नोट कर लीजिए।